सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से हम लोग लाइव को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेशन नंबर 15 कर रहे हैं। टोटल 30 सेशन है आपके साथ। तो आज ये 15 नंबर का सेशन है और ध्यान से देखोगे। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो है एक सिटिंग अरेंजमेंट है। क्या कह रहे हैं प्रश्न में, आप सबसे पहले ये समझोगे, इसके बाद इस पे काम करते हैं। तो 6 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस टी भी एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। इसका मतलब है कि एक सर्कुलर टेबल आपको बनाने हैं। इस सर्कुलर टेबल पर आपको 6 लोगों की व्यवस्था कर लेनी है और सारे लोग का मुख जो है ना वो केंद्र की ओर रखना है। जब सारे लोगों का मुख केंद्र की ओर होगा, इसका मतलब है कि राइट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट कैसे जाएगा तो क्लॉकवाइज। ठीक है। अब देख लो क्या कहता है, पी क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। यानी जहां भी हम क्यू को रखेंगे, इसका दायां बगल एंटी क्लॉक जाने पर इसके ठीक बगल में पी बैठ जाएगी। कहता है एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो पी के दाईं ओर यानी एंटी क्लॉक चलेंगे, पहला दूसरा और तीसरा पोजीशन ये एस के लिए। अब कहता है और आर के बाईं ओर ठीक बगल में। तो और किसके लिए, तो एस के लिए। यानी एस जो है ना बाबू, ये आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। फिर क्या कहता है देख लो, भी और टी दोनों अगल बगल बैठी हैं। तो भी और टी के लिए तो यही दो पोजीशन बच सकते हैं। कहता है टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो आर के बाईं ओर पहले पे एस और दूसरे पे टी, यानी टी को यहाँ बैठना है। तो भी को हमें यहाँ रखने होंगे और हमारे अरेंजमेंट जो है वो पूर्णतः कंप्लीट हो गए। गुड इवनिंग बाबू। अब देखिए क्या कहता है, पूछ रहा है भी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है। तो अगर भी को हम देखते हैं तो भी का केंद्र की ओर मुख है। तो भी के राइट जाने में टी बैठेगा और भी के लेफ्ट जाने में पी बैठेगा। यानी आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाने वाले हैं। तो पी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो गए। टी बाबू नहीं बैठा हुआ है। पी के लेफ्ट में पूछा है कि भी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। तो भी के बाईं ओर ठीक बगल में पी है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कुछ कागज लिफाफे हैं। अच्छा बताओ, कागज को लिफाफा से मिलने में पत्र तो मदद कर देगा, लेकिन कागज चूंकि निगेटिव के पास है तो ये गलत हो जाएगा। सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते। ठीक है। तो देखिए, कोई वस्तु कोई दूसरी वस्तु तब नहीं हो सकती जब उनके बीच में 100% की दुश्मनी हो। और पत्र की दुश्मनी कागज से है, कागज का कुछ हिस्सा नोटबुक है। यानी नोटबुक और पत्र में 50% दुश्मनी है। तो हम सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते कह सकते हैं, क्योंकि नोटबुक का कुछ हिस्सा कागज के पास है और कागज की दुश्मनी पत्र से है। कुछ नोटबुक लिफाफे हैं। अब देख लो, नोटबुक से लिफाफा तक का सफर तय करने के लिए निगेटिव से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी ये भी गलत है। तो केवल 2 नंबर अनुसरण करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो कि जितने भी लिफाफे हैं, ये सभी के सभी लिफाफे क्या थे, तो पत्र थे। ठीक है। अब कहता है कोई भी पत्र कागज नहीं, यानी पत्र की दुश्मनी किससे है, तो कागज से है। और फिर कहता है कुछ कागज सर नोटबुक है। कुछ कागज क्या है, तो नोटबुक है। कुछ कागज नोटबुक है। अब ध्यान से देखो, पहला कहता है सर कुछ कागज जो है ना वो लिफाफे हैं। तो ध्यान से देखो, कागज की दुश्मनी किससे है, पत्र से है, और पत्र के अंदर लिफाफा है। तो कागज लिफाफा से मिल नहीं सकता, यानी गलत हो गया। सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते। तो जितना नोटबुक कागज के पास है उतना नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं कि सभी नोटबुक पत्र नहीं हो सकता। यानी ये वाली बात सही है। कुछ नोटबुक लिफाफे हैं। क्या कुछ नोटबुक लिफाफे दिखते हैं, तो सर नहीं दिखते हैं। तो इसको भी आप लोग क्या करोगे, तो इसको आप लोग गलत कर लोगे। यानी आंसर कौन हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहे हैं। 30 सेकंड का समय लो और आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताइए। 30 सेकंड। चलिए ध्यान से समझिएगा।
कितना है, 4 है, 21, 47, 100, 198, नेक्स्ट वन इज व्हाट। यदि हम दो पदों के बीच का अंतर फाइंड करें तो 4 से 21 तक पहुंचने के लिए हमें 17 प्लस करने होंगे, ठीक है। और 21 से अगर 47 जाने हैं तो 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 2 गए 2, यानी 26 प्लस करने होंगे। 47 से 100 तक जाने के लिए कितने बच गए, 3 इधर और 50 इधर, यानी यहाँ 53 ऐड करने होंगे। और यहां देखोगे तो कितने, तो 98 ऐड करने होंगे। अंतर से कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो इस कंडीशन में हम लोग अंतर का अंतर फाइंड करेंगे और अंतर का अंतर फाइंड करते रहेंगे जब तक कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता ना चल जाए। तो 17 से 26 जाने के लिए आप कितने जोड़ोगे, तो +9 जोड़ोगे। 13 में से 6 गया तो कितने हो गए, तो 7 हो गए। और 4 में से 2 गया तो आपने 27 जोड़ रखा है। अच्छा देख लो, 8 में से 3 गए तो कितना, तो 5, और 9 में से 5 गया तो कितना, तो 4, यानी आपने 45 जोड़ रखा है। ध्यान से देखो तो 9 से 27 के बीच का अंतर कितना, तो 18। अगर हम यहाँ 18 का अंतर फिर से लेते हैं तो 8 7 15 का 5, 2 1 3 1 4, यानी अगला अंतर भी कितने का जाने वाला है, तो अगला अंतर भी 18 का जाने वाला है। और 18 का अंतर जब आप लोगे तो 8 4 12, 1 13 का 3 हाथ में 1 हो गए, 4 1 5 5 1 6, यानी 63 आपको जोड़ने होंगे। जब 63 का अंतर आप यहाँ क्रिएट करोगे तो 9 8 3 11 का 1 हाथ में 1 बचे, 9 1 10 और 6 16, यानी 161 आपको आगे जाने होंगे। 8 1 कितने हो गए, 9, 9 6 कितने हो गए, 5, और 1 1 2 1 कितने हो गए, 3, यानी 359 जो होगा यही इसके लिए सुटेबल आंसर होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को इसका परफेक्ट आंसर बना सकते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, अंतर का अंतर 3 स्टेप में निकालने पर हम लोग इसके जवाब तक पहुंच सके। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ML दिख रहा है, MNL के बाद डबल L दिख रहा है, तो डबल L रख दो। और ज्यों ही डबल L रखोगे MNLL MNLL, तो अब क्या होगा, तो M सर N और फिर डबल L, फिर M के बाद N डबल L, M N डबल L, यानी क्या चाहिए, तो M चाहिए। अब देख लो फिलर में क्या क्या भर सकते हैं, L M N N M M, इतनी चीजों को हम लोग भर सकते हैं। अब ये वाली ऑप्शन देखो, L के बाद M नहीं है, कैंसिल हो गए। L के बाद M, उसके बाद NN, उसके बाद MM, ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। कहां कुछ मिसिंग है, बन तो गया है, तो मीजी तो डी नंबर सीरीज बन गया। नेक्स्ट देखोगे, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, अभी तक पूरे इतिहास में मैं कह सकता हूं कि एक बार ही पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है कि थोड़ा सा अगर कंसस रहोगे तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो। ध्यान से समझोगे, एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देते हैं। उन चारों में से केवल 2 व्यक्ति के एकक उत्तर सही है, यानी 2 व्यक्तियों में जो उत्तर कॉमन दिखेगा वही सही होगा और एक उत्तर क्या है, गलत है। जब अन्य 2 व्यक्तियों से दोनों उत्तर गलत होते हैं और 2 व्यक्ति ने दोनों उत्तर गलत दिया, यानी 4 व्यक्ति में से कोई 2 व्यक्ति है जिसका एकक उत्तर सही है और 2 व्यक्ति के दोनों उत्तर गलत है, यानी कॉमन चाहिए। आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर व्यक्ति 1 कहता है कि आज बुधवार या रविवार है, व्यक्ति 2 कहता है आज सोमवार या शनिवार है, व्यक्ति 3 कहता है आज मंगलवार या शुक्रवार है और व्यक्ति 4 कहता है आज गुरुवार या बुधवार है। तो देखो तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन बुधवार मिल रहा है। तो इसका आंसर भी बुधवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके आंसर क्या होंगे, सी नंबर होंगे, क्योंकि जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसने साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में कहा था कि 2 लोगों ने एकक उत्तर सही दिया है, यानी एक ही चीज 2 जगह होने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो कितने व्यक्ति थे, तो 4 व्यक्ति थे सर। आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर पहले व्यक्ति ने कहा कि आज या तो वेडनेसडे का डे है या तो संडे का डे है। दूसरे ने कहा आज मंडे हो सकता है या फिर आज सैटरडे हो सकता है। तीसरे व्यक्ति ने कहा आज ट्यूसडे हो सकता है
या आज फ्राइडे हो सकता है। और चौथे व्यक्ति ने कहा कि आज थर्सडे हो सकता है या आज वेडनेसडे हो सकता है। अब हमें मालूम है कि आज एक ही दिन हो सकता है, आज 2 दिन नहीं हो सकते हैं। और इसने कहा कि भैया कोई 2 व्यक्ति ने जवाब सही दिया। तो देखो पहले वाले ने भी वेडनेसडे जवाब दे रखा है और चौथे वाले में भी वेडनेसडे जवाब दे रखा है। यानी आज के दिन में कोई एक ही दिन संभव है, तो 2 व्यक्ति ने एक जवाब सही दे डाले और बाकी दोनों व्यक्ति के दोनों जवाब गलत थे। यानी आंसर क्या हो गए? तो वेडनेसडे यानी बुधवार आंसर हो गया। कोई बात नहीं बाबू, क्या है? मेरी ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल आपको ऐप पे मिल जाएगी। अच्छा देख लो, ध्यान से समझोगे, अच्छी प्रश्न है। ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन को ये सी उट ओह लिखते हैं और ब्रिंग एवरी फ्रेंड को MGTD यह लिखते हैं। ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड को उट जो सी में MG लिखते हैं और कहता है सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द है। यदि योर एवरी मूव को PXTDUT लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन को क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप ऑलवेज को तलाशने की कोशिश करो। ऑलवेज हमें पहले में मिल रहे हैं, ऑलवेज हमें तीसरे में मिल रहे हैं और ऑलवेज कहीं नहीं मिल रहा है। यानी इस दोनों में ही केवल होने चाहिए और किसी में नहीं। तो देख लो, तो YA दोनों में नहीं है, SI दोनों में है, UT भी दोनों में है, यानी SIUT मिल गया। अब देखो इसमें इसमें क्या कॉमन दिख रहे हैं, तो ध्यान से देखना। और भी कुछ कॉमन है क्या दोनों में? तो हाँ सर, योर कॉमन है। क्या कॉमन है? तो योर कॉमन है, इसीलिए 2 चीज मिल रहे थे। योर हमारे पास यहाँ भी है, तो देख लो योर के लिए क्या हो गया? तो UT जो हो गया ना, वो किसके लिए हो गया? तो योर के लिए। अब बताओ, अब पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? तो सर SI कॉमन है। यानी ऑलवेज के लिए हमें SI चाहिए। C नंबर में SI नहीं है, B नंबर में SI नहीं है, मिल गया। अब आगे चलते हैं, दूसरी ओर चलते हैं। और क्या चाहिए? तो बेस्ट मेडिसिन चाहिए। तो देखो, तो मेडिसिन ऊपर है ना, अगर हम यहां से ब्रिंग और ब्रिंग को कैंसिल कर ले, यानी कि पहले और दूसरे में ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सी के लिए पता है, उट के लिए पता है, तो एक ओह चाहिए। तो देखिए ओह इसमें नहीं है, यानी ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर ए इसका प्रॉपर रूप से आंसर हो गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, पहला कंपटीशन एग्जाम है, कोई नहीं बाबू, एकदम जॉली मूड से जाइए, एग्जाम को दीजिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो बिल्कुल आप क्रैक करके आओगे, ठीक है। बस अपनी गलतियों को पहचानिए और उस गलतियों को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप 30 सेकंड का समय ले सकते हो और 30 सेकंड के समय इस क्वेश्चंस के लिए पर्याप्त है। आप इसका जवाब हमें दे सकते हो। तबीयत थोड़ी नाजुक है रे। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। सेवन का आंसर डी, 67। अच्छा देखो तो क्या किया, 12 को पहले 2 गुना कर दिया, तो 12 दूने कितने हो गए? तो 24 हो गए। और उसमें कितने को ऐड कर दिया गया है? तो 33 को ऐड कर दिया गया। तो 4 3 7 हो गए और 3 2 5 हो गए। बहुत अच्छा। इसी तरह से 10 को पकड़ा और कितना गुना किया? 2 गुना किया। तो 10 दूना कितने हो गए? तो 20 हो गए। और 20 में क्या जोड़ दिए गए? तो 28 जोड़ दिए गए। तो 20 और 28 कितने हो गए? तो 48 हो गए। सेम तरीका क्या अप्लाई करोगे? तो 14 में 2 गुना ऐड करोगे, तो 14 दूना कितने हो जाएंगे? तो 28 हो जाएंगे। और इस 28 में आप 39 को जोड़ दोगे, तो 8 8 16 1 17 का 7 हाथ में 1 3 2 5 1 6, यानी 67 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अच्छा, नेट बहुत स्लो चल रहा है, कोई नहीं बाबू, कोई नहीं। देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इस वर्ष स्कूल को हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पद्धति में भी संचालित करना होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि इस बार जो भी स्कूल चलेंगी उनकी कक्षाएं जो होगी ना, वो हाइब्रिड मॉडल में चलेंगी, यानी ऑनलाइन के साथ साथ ही ऑफलाइन भी चलेगी।
अब कहता है कि सर बताओ कथन क्या हो सकता है। तो ये जानकारी हमें दी गई है, इस जानकारी के पीछे का रीजन क्या है, हमें इस रीजन को उजागर करना है। ठीक है, हमें ये जानकारी दी गई, मान लीजिए स्कूल के बारे में जानकारी दी गई, तो संचालित करना होगा कैसे, तो हाइब्रिड मॉडल में। तो ये जानकारी जब गार्जियनों को दी गई होगी, स्कूल के माध्यम से दी गई होगी, तो उस स्कूल के माध्यम से जो ये जानकारी प्रस्तुत की गई कि हम सिर्फ ऑफलाइन कक्षा नहीं लेने वाले हैं, हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन एक ही साथ पढ़ाने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल नाम दिया है। तो हमने ये जानकारी दिया होगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसी रीजन को यहाँ उजागर करना है। तो देखिए कथन नंबर 1, महामारी की वजह से कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को भारी भीड़ युक्त स्थानों पर भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। ये रीजन हो सकता है कि महामारी के दौरान बहुत सारे माता पिता चाहते थे कि मेरे बच्चे भीड़ भाड़ युक्त जगहों पर नहीं जाएं, तो जो बच्चे को नहीं भेजना चाहते थे स्कूल, आखिर उनकी स्कूली शिक्षा कैसे पूरी होगी। तो इसके लिए स्कूल वालों ने कहा कि भैया हाइब्रिड मॉडल ले लो, जिन बच्चों को घर से बैठ के ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और जिन बच्चों को आने में डर नहीं लगता है वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। यानी पहला रीजन हो सकता है। तो जब पहला रीजन हो सकता है तो पहला सही भी हो सकता है। अब वहीं दूसरे की बात करें, सामाजिक दूरी मापदंडों के कारण स्कूल में छात्रों को बैठने की क्षमता सभी पंजीकृत छात्रों को समायोजित करने हेतु पर्याप्त नहीं थी। तो सोचिए लॉकडाउन के पहले की स्थिति, मान लीजिए अभी की भी स्थिति क्या होगी। तो हम लोग मान लीजिए 100 एडमिशन लिया तो 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन लॉकडाउन में ऐसी स्थिति आ गई थी कि 1 फीट के डिस्टेंस पे बैठना था। तो अब उसी क्लासरूम में क्या उस 100 बच्चों को हम बैठा सकते हैं? नहीं। तो वहाँ स्कूल वाले की मजबूरी क्या रही होगी कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पद्धति भी अपनाइए, यानी 50 बच्चों को 40 बच्चों को हम क्लास कक्षा में लेंगे और बाकी बच्चे जो हैं वो अपने घर से जिनको सहूलियत होगा वो कर सकते हैं। तो 2 नंबर रीजन भी जो है ना वो बिल्कुल सही है। तो जब दोनों रीजन सही हैं तो इसके लिए दोनों कथन सही हो सकते हैं। अब देखो तो ऐसा सिचुएशन किसमें दे रखा है, तो ऐसा सिचुएशन ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों संभावित है। सर सैटरडे संडे सेट कब से होगा? कौन सी सेट की बात कर रहे हो बच्चा आप? सैटरडे संडे गंगा घाट पे? अभी तो गंगा घाट पे सेट का कोई अवधारणा नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द ही आपको नोटिस कर दी जाएगी। अगर गंगा घाट पे सेट करवाने होंगे सिस्टम को तो ये बिल्कुल आपको नोटिस कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अच्छा देखो, कहता है एक कक्षा में 4 विद्यार्थी का स्थान राहुल और सृजा के बीच है। सृजा का स्थान शीर्ष से 14 और राहुल का स्थान नीचे से 7 है। तो बताओ राहुल और सृजा के बीच यानी बिटवीन की अगर हम बात करते हैं तो बिटवीन की संख्या हमें मात्र 4 मिलती है। अब देख लो, सृजा का स्थान कहता है शीर्ष से, शीर्ष का मतलब होता है लेफ्ट से, और लेफ्ट का पोजीशन 14 है। अब राहुल का स्थान नीचे से, नीचे का मतलब राइट होता है, राइट कितना है 7 है। हमने बता रखा है कि जब भी बिटवीन राइट और लेफ्ट से छोटा होगा तो 2 आंसर आएंगे, एक मैक्स वैल्यू आएगा यानी अधिकतम मान आएगा, और एक मीन वैल्यू आएगा यानी कि मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान आएगा। अब यहाँ प्रश्न में कहीं नहीं कहे गए हैं कि मैक्स वैल्यू चाहिए कि मीन वैल्यू, तो सबसे पहले मैक्स वैल्यू जोड़ो। तो मैक्स वैल्यू के लिए राइट प्लस लेफ्ट प्लस बिटवीन कर लोगे, आपके आंसर आएंगे। मीन वैल्यू के लिए यानी न्यूनतम बच्चों के लिए राइट और लेफ्ट को जोड़कर आप बिटवीन में यदि 2 जोड़ लोगे, बिटवीन में यदि कितने जोड़ लोगे 2 जोड़ लोगे और इसको आपस में माइनस कर लोगे तो आपके मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं करी गई है, तो पहले हम मैक्सिमम ही चेक करेंगे। तो जब मैक्सिमम चेक करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 7 + 14 21 और 21 + 4 = 25, यानी कुल बच्चों की संख्या 25 होनी चाहिए, 25 दे रखा है। मान लो अगर यहाँ ये न्यूनतम बच्चों की संख्या मांग देता तब हमारा आंसर क्या हो जाता, 7 + 14 21 और माइनस कितना 4 + 2 6। तो अब हम क्या करते, तो 21 में से हम लोग 6 को माइनस करते तो कितने हो जाते, तो 15 हो जाते। यानी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितने आए 25 और मिनिमम कितने आए 15। तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करी गई है, तो हमारा आंसर किसके साथ जाना चाहिए, 25 के साथ जाना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। अगर इसी काम को थोड़ा सा आप कंसेस होकर करते तो आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, एकदम इत्मीनान से इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप सॉल्व कर
सकते थे। ध्यान से समझिएगा, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, विभाग विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर इंजीनियर को कहा गया। कोई जूनियर इंजीनियर था जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा, तो विभाग अध्यक्ष ने कहा कि भैया यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। अब कहता है सर अजम्पशन लो, और वो भी धारणा लेना है। याद होगा हमने 2 दिन पहले समझाया था कि पूर्वधारणा और धारणा में अंतर होता है। धारणा स्टेटमेंट पढ़ने वाला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो अज्यूम करेगा वही धारणा है। तो देखिए, तो हमने भी ये स्टेटमेंट पढ़ा और आपने भी ये स्टेटमेंट पढ़ा कि विभाग अध्यक्ष ने जूनियर को कहा है कि भैया अगर मेहनत से काम नहीं करोगे ना तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो हम क्या सोचेंगे, विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है, ये हम बिल्कुल अज्यूम करेंगे। कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, तो यहां डांट पड़ी है एक जूनियर को, ना कि सारे जूनियर को। तो सारे जूनियर के बारे में नहीं मालूम है, तो 2 नंबर गलत हो जाएंगे, यानी केवल 1 नंबर सही होगा। और केवल 1 नंबर सही किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारे पास जो आएंगे ये ऑप्शन नंबर सी आएंगे। देखिए, एन से किसको मिलवाना है, तो एन से सर बी को मिलवाना है। अच्छा देख लो, एन भी किसको जानता है, ओ को, और ओ किसको जानता है, बी को। तो एन से अगर बी तक की बात हम करें तो यहाँ एन के पास मुंह बंद है और यहाँ एन के पास मुंह खुल जाएगा, यानी बी लेसर है एन से, बिल्कुल सही है। आप लिखकर देख सकते हो, देख लो, ओ ग्रेटर है किससे, एन से, ठीक है, और ओ इक्वल है किससे, पहले देख लो बी से चलते हैं। बी जो है ना बाबू ये लेसर है किससे, सी से, और सी इक्वल है किससे, ओ से। यहां 0 नहीं, ओ होना चाहिए। और ओ देख लो, ओ क्या है, तो ओ ग्रेटर है, गलत हो जाएगा जी, ओ ग्रेटर है किससे, एन से। अब ध्यान से देखोगे तो यहां ओ के तरफ मुंह खुले हैं और यहां भी ओ के तरफ मुंह खुले हैं, यानी चाइना वॉल का निर्माण हो गया, यानी ये वाली बात गलत हो गई। सी को किससे मिलना है, एम से। तो चलिए सी को एम से मिलवाने जाते हैं। तो हम ध्यान से देखें तो सी किसके पास जाएगा, ओ के पास, ओ एन के पास और एन एम के पास, यानी कि एम को लेसर होना चाहिए, एम लेसर है, ये बात सही है। अब देख लो, आप लिख सकते हो सी इक्वल है किससे, ओ से, और ओ ग्रेटर है किससे, एन से, और एन की बात करें तो एन ग्रेटर है किससे, एम से। अगर हम सी से एम तक का सफर करें तो इक्वल टू ग्रेटर, और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी सी को ग्रेटर होना होगा एम से। सी ऑलरेडी ग्रेटर है एम से, यानी दूसरा सही हो गया। तो हम लोग ऑप्शंस किसको करने वाले हैं, तो ऑप्शन सी को करने वाले हैं। तो 11 का आंसर हमारा सी जो है ना वही इसके लिए परफेक्ट और बेस्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए, रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी थी, फिर वो 90 डिग्री पर दाएं मुड़ती है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरब से 90 डिग्री पे दायां मुड़ेगा, इसका मतलब वो दक्षिण में जाएगा। और फिर वामावर्त 45 डिग्री मुड़ती है, यानी वो दक्षिण पूरब में आ गई। और फिर वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमती है, यानी वो दक्षिण पश्चिम में आ गई। तो पूछ रहा है अब उसका मुख कहाँ होगा, तो बाबू उसका मुख दक्षिण पश्चिम में होगा। ध्यान से देखोगे, बताओ, रेखा कहाँ मुख करके खड़ी है, तो पूरब की ओर। अब पहले वो 90 डिग्री कहाँ रोटेट होती है, तो दाएं की ओर। अब कहता है फिर वो 45 डिग्री कहाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज। और फिर कहता है फिर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, यानी अब वो इस वाले सिंबल पे है। जब इस वाले जगह पे है तो इस वाले जगह को हम क्या कहते हैं, तो साउथ वेस्ट कहते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे उचित आंसर बन सकता है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए कितने बॉक्स हैं, तो 6 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं, तो 6 बॉक्स हैं। अब कहता है MNOPQR एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका इन्हीं क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बॉक्स N और बॉक्स R के बीच केवल एक बॉक्स, बॉक्स N और बॉक्स R के बीच केवल एक बॉक्स, यानी वाइस वर्सा केस जाएगा। बॉक्स Q N के ठीक नीचे है, यानी जहां भी N को रखोगे उसके जस्ट नीचे आपको किसको रखने होंगे, तो Q को। और बॉक्स Q और बॉक्स M के बीच केवल 2 बॉक्स है, और Q और M के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो 2 बॉक्स। अभी तक हम जमा कर रहे हैं क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आया है। बॉक्स P के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया। अब देखो कितने बॉक्स हैं, तो 6 बॉक्स हैं।
और जैसा कि उसने कहा कि बॉक्स पी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब बॉक्स पी पहले नंबर पे जाएगा। फिर कहता है बॉक्स आर नीचे से तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा ये कौन सा बॉक्स है, तो आर है। अब बताओ एन और आर के बीच में एक है, अगर एक गैप करके एन को हम 6 नंबर पे देंगे तो क्या एन के नीचे क्यू संभव है, कभी नहीं संभव है। यानी एक छोड़ करके एन को हमें 2 नंबर पर देना होगा और एन के जस्ट नीचे क्यू बॉक्स को रखना होगा, और क्यू और एम के बीच में 2 बॉक्स हैं तो एम को 6 नंबर पे रखना होगा। एक और बॉक्स बचा हुआ है, वो कौन है, तो ओ है। ओ किस पे गया, तो 5 नंबर पे गया, और हमारा अरेंजमेंट जो है वो एक अटेम्प्ट में बन करके तैयार हो गया। अब हमसे गलतियां कहाँ होती है, तो हम डायरेक्ट इसको वहां कहीं ना कहीं सजा लेते हैं और गलतियां कर देते हैं। तो सबसे अच्छा काम है कि जब तक कोई फिक्स क्लू नहीं मिलता है, आप उस अनफिक्स क्लू को एक साइड में अरेंज करते जाओ, और लास्ट में कोई फिक्स क्लू मिलेगा तो उसके पीछे वो सारे के सारे जो है ना आपके अरेंज हो जाएंगे। अब देख लो प्रश्न क्या पूछे गए हैं, कौन सा बॉक्स ऊपर से तीसरा है। तो ऊपर से तीसरे नंबर की बात करेंगे तो बॉक्स क्यू जो है ना वही ऊपर से तीसरा है, और क्यू किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करने वाले हैं। देखिए कितनी सहेलियां हैं, ध्यान से देखो, 7 सहेलियां हैं। कौन कौन है, गरिमा, पाखी, पारुल, शिखा, रूबी, अना और सौम्या एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। यानी ये लीनियर अरेंजमेंट है, और इस लीनियर अरेंजमेंट को हमको इस तरह से बनाना है कि सारे लोगों का मुख कहाँ हो, तो उत्तर की ओर हो। इसका मतलब मेरा राइट उसका राइट सेम, मेरा लेफ्ट और उसका लेफ्ट जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब देखो प्रश्न में क्या कहे गए, पहले इस बात पे हम लोग गौर फरमाते हैं। कहा शिखा उस सहेली के ठीक बगल में बैठी है जो किसी एक सिरे पर बैठी है। तो किसी एक सिरे पर कोई एक सहेली बैठी है, और उस सहेली के बगल में यानी दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे शिखा है। अच्छा बताओ, ये शिखा वाली व्यवस्था तो इधर से भी ना आ सकती है कि एक सहेली कॉर्नर पे बैठी है और उसके जस्ट बगल में कौन बैठी है, तो उसके जस्ट बगल में शिखा बैठी है। यानी इस क्वेश्चंस के 2 स्वरूप हो सकते हैं। अब दोनों स्वरूप में कौन आगे तक अंत तक जाएगा हम 100% कह नहीं सकते। आगे चलेंगे, फिर देखिए कहता है क्या, अना और रूबी के बीच में केवल 3 सहेलियां हैं। तो कौन कौन है बाबू, तो अना है, और कौन है, तो रूबी है। और अना और रूबी के बीच में 1 2 3 सहेलियां हैं, यानी इसके साथ वाइस वर्सा का केस लगने वाला है। रूबी किधर आएगी, अना किधर जाएगी, हम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। अब कहता है रूबी बेंच के किसी एक सिरे पर बैठी है। अब रूबी बेंच के एक सिरे पर बैठी है, तो या तो रूबी इस सिरे पे बैठ सकती है या तो रूबी इस सिरे पे, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। फिर कहता है रूबी पाखी के ठीक बगल में बैठी है। अब बताओ, अगर हम रूबी को यहां बैठाएंगे तो वो शिखा के बगल में बैठेगी, रूबी को यहां बैठाएंगे तो वो शिखा के बगल में बैठेगी। तो टोटल 7 सहेलियां थी, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि रूबी को यहां रखना होगा, और 1 2 3 4 5 6 और 7 इस वाले में रूबी को यहां रखना होगा। अब बताओ रूबी के बगल में कौन बैठी है, तो पाखी बैठी है, तो यहां पाखी रखेंगे, या हम पाखी को यहां रख सकते हैं। अब याद है हमने कहा था कि रूबी और अना के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़कर हम अना को यहां रख सकते हैं, और अगर यहां से चलें तो 1 2 3 छोड़कर हम अना को यहां रख सकते हैं। अभी तक दोनों के दोनों व्यवस्थाएं जो हैं वो बचे हुए हैं। आगे चल दो, पारुल, सौम्या और पाखी दोनों के ठीक बगल में है। तो पारुल कहाँ है, तो सौम्या और पाखी, तो पाखी जब यहाँ है तो इस पोजीशन पे कौन आने वाली है, तो सौम्या आने वाली है, और यहाँ किसको रख सकते हैं, तो पारुल को रख सकते हैं। अब नीचे वाले पे देखो, तो कहता है कि पारुल सौम्या और पाखी दोनों के बीच में है, तो पाखी यहाँ है, तो हम सौम्या को यहां रख सकते हैं, और बीच में कौन आ गई, तो पारुल आ गई। देख लो अभी तक बचे हुए हैं, दोनों का दोनों बचा हुआ है। अब पूछता है बेंच के मध्य में कौन बैठी है। तो अगर ऊपर वाले व्यवस्था को लेकर जाएं तो 3 लोग इधर 3 लोग इधर, सौम्या बैठी है। या नीचे वाले व्यवस्था को भी लेकर जाएं तो कौन बैठी है, तो सौम्या बैठी है। यानी आंसर इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हाँ,
अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताइए कि दाएं छोर से दूसरा कौन है, तो या तो शिखा होती या तो पाखी होती। अगर इसी में पूछ लेता कि बताइए कि बाएं छोर से तीसरी कौन है, तो या तो अना होती या तो पारुल होती। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब पूछे जाने लगे हैं आपके एग्जामिनेशन में। गुड इवनिंग बच्चा, बहुत लेट से। आइए ध्यान से देखिएगा क्या है। ठीक है, क्या लिखा गया है? 20, 14, 9, 1 और 6। थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई करके देखोगे तो एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। यानी इंटर क्रॉस करवाकर प्लेस वैल्यू को ही लिखा गया है। तो देख लो किसका चाहिए, POIL का चाहिए, यही चाहिए ना। तो L के लिए तो 12, I के लिए 9, O के लिए 15 और P के लिए 16। 12, 9, 15, 16 चाहिए, नहीं है। 12, 9 नहीं है, 12, 9, 15, 16 नहीं है, 12, 9, 15, 16 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। देखो कहता है सर 5 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? तो PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी 5 लोगों की व्यवस्था करनी है और इन 5 लोगों को कहाँ रखना है? तो उत्तर की ओर मुख करवाना है। इसका मतलब मेरा राइट उसका राइट और मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका फेस जो है ना वो नॉर्थ की ओर है। अब ध्यान से समझोगे, देखो प्रश्न क्या कहे गए हैं। क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, जहां भी एस बैठेगा उसके बाएं निकटतम स्थान पे क्यू बैठेगा। अब इस दोनों को जब साथ में बैठना है तो ऑप्शंस बहुत हैं, छोड़ दो, आगे चल दो। आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, तो बताओ आर और टी के मध्य जब केवल 3 ही व्यक्ति हैं तो 5 लोग को बैठने बोला और 5 लोग की व्यवस्था हो गई। लेकिन हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आर किधर और टी किधर। आगे चलिए, कहता है पी टी के बाएं निकटतम स्थान पे। अब बताओ अगर टी को हम लेफ्ट इंड पे रख दें तो क्या उसके बाएं पी रख सकते हैं? तो सर नहीं रख सकते हैं। यानी लेफ्ट इंड पे आर को रखना होगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5वां प्लेस टी है और टी के जस्ट निकटतम बाएं कौन बैठा है? तो पी बैठा है। अब आपको मालूम है कि एस के बाएं क्यू बैठा है, तो एस के बाएं क्यू यहां भी रख सकते हो या एस के बाएं क्यू यहां भी रख सकते हो, छोड़ दो। अब कहता है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति, तो आर और टी के मध्य हमने यहां 4 व्यक्ति कर दिया है। आर और टी के मध्य 1, 2, 3 व्यक्ति। इसका मतलब है कि एस को यहां और क्यू को यहां रखेंगे। अब ठीक बीच में कौन आने वाला है? तो ठीक बीच में एस आने वाला है। वही पूछा था कि बताइए कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो पंक्ति के मध्य में एस बैठा है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, ध्यान से समझोगे। कहता है दी गई 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? तो वो संख्या कौन कौन सी है? तो 44 और 19 है। यानी 44 के जगह आप 19 कर दो और 19 के जगह आप 44 कर दो। अगर आप ये काम करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कट करके 114 आएंगे, क्योंकि यहाँ आपको माइनस इंटू करने होंगे। जब 44 11 के साथ 27 को इंटू करोगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी संख्या रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अच्छा 44 के जगह पे कितने को करने हैं? तो 19 को, ठीक है। और 19 के जगह किसको करने हैं? तो 44 को। अच्छा देख लो 9 से जब इतनी बड़ी संख्या को 57244 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता 120 आएंगे। यानी 2 नंबर भी गलत हैं। तो ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना तो 2 अनुसरण करने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाना है। तो आंसर किसको करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। कितने धावक हैं देखकर बताओ। 7 धावक हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। एक दौड़ में भाग लेते हैं। ई
ए से आगे किंतु एफ से पीछे, तो ई ए से आगे किंतु एफ से पीछे है। डी केवल 2 धावकों से आगे है। अब 7 लोग की व्यवस्था अगर करें तो डी को कहता है कि केवल 2 धावकों से आगे है। इसका मतलब डी को 5 नंबर पे रखना पड़ेगा, तभी वो केवल 2 धावकों से आगे हो पाएगा। फिर कहता है जी सबसे पीछे दौड़ रहा है। जी जब सबसे पीछे दौड़ रहा है तो जी 7 नंबर पे होगा। सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है, और सी केवल कितने, तो 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है। अब कहता है एफ पहले स्थान पर नहीं है, और एफ जो है ना वो पहले स्थान पर नहीं है। कौन सा धावक पीछे से चौथे स्थान पे खड़ा है? तो देखो एफ जब पहले स्थान पे नहीं है तो एफ को हम छठे स्थान पे भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एफ के नीचे ई और ए दोनों को आना होगा। एफ को हम चौथा स्थान भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे फिर एक ही सीट खाली बचेंगे। इसका मतलब है कि एफ को हमें दूसरे स्थान पे देना होगा, और उसके बाद ई को हमें चौथे स्थान पर और ए को हमें छठे स्थान पे देना होगा। तो ए खत्म है, बचा कौन? तो बी बचा। ये अरेंजमेंट हमारा जो है वो पूरी तरीके से एक अटेम्प्ट में कंप्लीट हो गया। अब देख लो क्या कहता है, कौन सा धावक पीछे से चौथा है? तो पीछे से 1 नंबर, पीछे से 2, पीछे से 3 और पीछे से 4। तो पीछे से 4 नंबर पे कौन सा धावक है? तो ई है। और ई किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। मंडे से आपकी टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी, ये मैराथन जो है ये पूरी की पूरी चेंज हो रही है। ठीक है, समय यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस प्योर प्रीवियस पेपर के होंगे, और किस एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं वो साथ में कनेक्ट होंगे। चलिए देखिए क्या है हमारे पास, 17 है, 25 है, 34 है, 44 है और 55 है। नेक्स्ट कहता है व्हाट। यदि हम दो पदों के बीच का अंतर फाइंड करते हैं तो देखो, तो 17 से 25 जाने होंगे हमें, तो 3 यहां और 5 यहां, यानी 8 जोड़ने होंगे। और 25 से 34 जाने के लिए हमें 9 जोड़ने होंगे। 34 से 44 जाने के लिए हमें 10 जोड़ने होंगे। और 44 से 55 जाने के लिए हमें 11 जोड़ने होंगे। यानी अगला टर्म जो हम लोग जोड़ने वाले हैं इसमें 12 जोड़ने वाले हैं। तो 5 और 2 7 हो गया, 5 1 6 हो गए, 67 चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। ध्यान से समझोगे, आई की प्लेस वैल्यू 9 और जी की प्लेस वैल्यू 7। 9 से 7 होने का मतलब -2 की कमी। एल की प्लेस वैल्यू 12, जे की प्लेस वैल्यू 10, -2 की कमी। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, तो अब आप 2 की कमी करोगे, और 2 की कमी करोगे तो भैया क्या आने वाले हैं? तो 21 आने वाले हैं, यानी यू आने वाले हैं। 2 ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब देख लो, 4 में आप अगर 2 जोड़ोगे तो 4 2 6 होंगे। इसी तरह से आप 19 में 2 जोड़ोगे तो 21 हो जाएंगे। तो 18 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो 18 और 2 20, यानी टी मिल जाएंगे। दोनों का यूटी यूटी है, यानी 49 और 81 पे आंसर डिक्लेयर होना है। तो ध्यान से देखोगे, अगर देखोगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर किया गया है 4, यहाँ 3 के स्क्वायर को कर दिया, यहाँ 4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो यहाँ कितने हैं? तो 8 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर अगले में 3 का, 4 का तो अगले में 5 का, तो यहाँ 8 का स्क्वायर है, तो अब कितने का जाएगा? तो 9 का स्क्वायर, यानी 81 जाएगा। और 81 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम सुटेबल आंसर नहीं मानेंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपके सबसे परफेक्ट और सबसे उचित आंसर बन सकते हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए, सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर व्यापक रूप से दिखता है। यानी इसके स्टेटमेंट के अनुसार अगर सोशल मीडिया का इफेक्ट दिखा जाए तो समाज के प्रत्येक वर्ग पर व्यापक रूप से दिखता है। अब यहां सवाल उठता है, सर वर्ग से किसको वो दर्शा रहा है? तो वर्ग से वो जनरेशन को दर्शा सकता है। जैसे आज छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे हैं, मिडिल एज वाले भी मिडिल एज
सोशल मीडिया पे हैं, यंगस्टर भी सोशल मीडिया पे है और बूढ़े बुजुर्ग भी सोशल मीडिया पे है। या तो वर्ग में उसको बांट सकता है या तो फिर वर्ग में वो अकॉर्डिंग टू बड़े और छोटे कास्ट वाइज भी बांट सकता है। तो वर्ग इसके पास बहुत सारे हैं बांटने के तरीके, लेकिन उसने सिंपल वे में कह दिया कि सर सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर व्यापक रूप से दिखता है। अब देख लो क्या कहता है। आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न देश से जुड़ गए हैं। हम रीजन दे सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव प्रत्येक वर्ग पर व्यापक रूप से पड़ता है। बोलोगे सर कैसे? तो पहले देख लो, जब मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे और कोई गरीब परिवार से कोई कमाने चला गया विदेश, ठीक है, तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक उससे कनेक्टिविटी नहीं बनती थी या तार भेजा करते थे। लेकिन जो बड़े परिवार के लोग होते थे वो डायरेक्ट फोन पे बात कर लिया करते थे। लेकिन आज जहाँ की सोशल मीडिया की बात आती है, व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे चैनल जो है आपको कहीं से भी कहीं कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका प्रभाव तो पड़ सकता है उन लोगों पर जो विभिन्न देशों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरा देखो, सोशल मीडिया के जरिए लोगों में अलग अलग संस्कृतियों को जाना है। बिल्कुल सही है। पहले अंडमान की संस्कृति कैसी थी सिर्फ सुनते थे, आज सोशल मीडिया पे सर्च करके हम देख सकते हैं। यूए की संस्कृति कैसी है, पहले सुनते थे, अब हम सोशल मीडिया पे सर्च करके देख सकते हैं। यानी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही इसके लिए पर्याप्त तर्क दिए गए हैं। तो हमें ऐसे ऑप्शन खोजने हैं जिसमें 1 और 2 दोनों कथन का समर्थन करता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि सर 1 और 2 दोनों जो हैं वो कथन का समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे, कितने व्यक्ति हैं? तो 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिधि पर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले काम क्या करने हैं कि एक सर्किल खींच लेने हैं। आज क्वेश्चन सीजी थे। और कितने लोगों को बैठा लेने हैं? तो 5 लोगों को बैठा लेने हैं। और सारे लोग का फेस कहाँ है? तो सेंटर की ओर है। सारे लोग का फेस कहाँ दे रखा है? तो सेंटर की ओर दे रखा है। अब देखो क्या कहता है। अमन अंशु और अजीत दोनों के बगल में बैठा है। तो कहीं अंशु बैठा होगा और कहीं अजीत बैठा होगा, और इसके ठीक बीच में कौन बैठा होगा? तो अमन बैठा होगा। वाइस वर्सा केस इसके साथ लग जाएंगे। फिर कहता आकाश अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। यानी जहां भी आप अमन को रखोगे उसके लेफ्ट में पहला नहीं दूसरा पोजीशन किसका होना है? तो आकाश का होना है। अब देख लो अमन किसके किसके बीच है? तो अजीत और अंशु के बीच। यानी अजीत और अंशु के लिए ये 2 पोजीशन तो फिक्स हो गए। अब कहता आकाश अंशु और अंश दोनों के बीच में बैठा है। तो आकाश किसके किसके बीच में बैठा है? तो अंशु और अंश दोनों के बीच में बैठा है। तो अंशु का जो ये 2 पोजीशन मिल रहा था, अब अंशु को पोजीशन यही देना होगा। और आकाश अंशु और अंश दोनों के बीच में बैठा है। इसका मतलब इस वाले पोजीशन पे किसको रख सकते हैं? तो अजीत को रख सकते हैं। और अरेंजमेंट जो हमारी है वो पूर्णतः कंप्लीट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या पूछता है हमसे। कहता है कौन अजीत और आकाश दोनों के ठीक बीच में है? तो अजीत और आकाश दोनों के ठीक बीच में अंश बैठा है। और अंश ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी 22 नंबर क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट जवाब होंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन के इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन अभी पिछले 2015 की बात करें तो 2015 में काफी पूछे गए। लेकिन 2018 से 20 तक के एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। हर दूसरे सेट में, हर तीसरे सेट में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे। कहता है ए हैश बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। यानी हैश के पहले जो भी शख्स आएगा उस शख्स को हम लोग भाई कहने वाले हैं। ए@, बी का अर्थ है कि ये बी की पुत्री है। तो @ के पहले जो भी मिलेगी उसको पुत्री कहेंगे। ए एंड बी का अर्थ है कि ये बी का पति है। यानी एंड के पहले जो भी आएगा वो पति कहलाएगा। और A% बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी पत्नी कहलाएगी। ये 4 सिंबल लोकेट किए गए हैं और सारे में साइन और सिंबल अपने पहले वाले का रिलेशन डिफाइन करता है। अब देख लो पूछे जा रहे हैं वाई डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी वाई का रिलेशन शो करना है किसके साथ? कनेक्ट करके डी के साथ। तो चलो वाई से चलना शुरू करते हैं। वाई के बाद क्या है? तो एंड की साइन है। और एंड का मतलब है कि एच वाई की पत्नी है। तो एच वाई पति हो गया, यानी वाई लड़का हो गया। ठीक है,
अब देख लो, हम हो गए और मेरा कौन, तो पति, पति ही है ना एंड के लिए। हाँ, मेरे पति के पहले एट द रेट ऑफ का साइन है, तो पति की बेटी मेरी भी बेटी होगी, और मेरी बेटी की कौन है, तो बेटी है। तो बेटी की बेटी कहने का मतलब है कि ये नातिन है, तो नातिन हमको क्या कहेगा, तो नाना कहेगा। नातिन हमको क्या कहेगा, नाना कहेगा। हैस का अर्थ भाई दे रखा है, एट द रेट का अर्थ पुत्र दे रखा है, एंड का अर्थ पति दे रखा है, और परसेंटेज का अर्थ पत्नी दे रखा है। तो अगर हम हैं और ये मेरा पति है तो हम महिला हो गए ना। मेरा पति है तो मेरे पति की बेटी यानी नातिन, तो नातिन हमको क्या कहेगी, तो नानी कहेगी। यानी ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रैंड मदर जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे पर्याप्त आंसर बन सकते हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए अल्फाबेट सीरीज है, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो जल्दी बन जाएंगे। देखिए ए से जेड जाना है, एक ऑफ कॉमा यहां छूटा हुआ है, ठीक है। पी से यू जाना है, तो पी से यू जाने का मतलब है कि 16 से 21 जाने के लिए हमें 5 जोड़ने होंगे, और 11 से 16 जाने के लिए हमें 5 जोड़ने होंगे। क्या पूछ रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों की दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है, ठीक है। खाली स्थान कहाँ छोड़ा रे। तीन घट गए, एक बढ़ गए, 13 से 12, 10 से 11। कहना क्या चाह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दिए गए अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमबद्ध रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब देख लो बाबू, यहाँ पे कहाँ पे श्रृंखला में गैप रहा है, इन लोगों ने गैप को जो है ना वो छोड़ रखा है। चलिए देखिए, तो 1 से 7 जाने के लिए कितने चाहिए, तो 6 चाहिए। जेड से ए जाने के लिए 1 चाहिए। 11 से 15 जाने के लिए 4 चाहिए, और 16 से 19 जाने के लिए 3 चाहिए, और यहाँ 2 चाहिए। देखो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैप जो है ना वो कहाँ से, हाँ एरर क्वेश्चन है, दिख गया, गैप छूट गया है, पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। 21 से 23 होने के लिए 2 चाहिए ना, और 16 से 19 होने के लिए 3 चाहिए। 11 से 15 होने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो अब यहाँ पे कितने चाहिए होते, तो 5 चाहिए होते, और यहाँ पे देख लो कितने मिल गए हैं, तो 1 से यानी 6 मिल गए हैं, ठीक है। जब 6 मिल गए हैं तो मुझे 5 चाहिए। 2 + 5 7, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 6 + 3 9, यानी इसी दोनों में से कोई एक गैप में चाहिए। चलो आगे देखते हैं। देखो W से B और S से Y, तो W से B होने के लिए कितने चाहिए, तो 5 चाहिए। 23 24 25 26 27, 23 24 25 26 27 28, 5 चाहिए। 19 से Y होने के लिए 6 चाहिए। 15 से 22 होने के लिए 7 चाहिए। तो यहां पे हमें कितने चाहिए होंगे, तो 8 चाहिए होंगे। तो देखो, तो 11 और 8 जोड़ दे तो 19 होगा क्या, ठीक है। और 11 और 8 जोड़ दे तो 19 होगा, यानी यहीं पे कहीं पे कुछ गड़बड़ी करी गई है। अच्छा आगे चलते हैं, देखिए तो 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 16 इधर और 4 इधर, 20। देख लो यहाँ, यहां से यहां के लिए 18 चाहिए, इस प्लेस के लिए 19 चाहिए, इस प्लेस के लिए 20 चाहिए, तो अब 21 चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो 19 से हम 7 यहां लिए और 14 यहां लिए, 21 हो गया।
21, ये भी सही है, यानी लास्ट वाले की बात करें तो 20 है। तो 20 से हमें 12 चाहिए, यानी 6 इधर 12 इधर 18, 18 है। तो 8 इधर 11 इधर, 18 10 28, 18 8 इधर 11 इधर, 11 18 19। तो यहाँ 18 का अंतर मिला, तो यहाँ 19 का अंतर मिला। तो अब यहाँ से अगर हम लें तो 10 और 10 20, यहाँ 20 का अंतर मिला। तो अब हमें 21 वाला अंतर चाहिए। तो देखिए, तो 14 में कितना लेंगे, तो हम 15 लेंगे, और 15 और 9 24 हो जाएंगे, और 15 और 10, यानी ब्लैंक को यहाँ होना चाहिए था। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, कहता है सर, कन्वर्ट्स के आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कुछ नहीं करो, बस ABCD को पढ़ो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने होते हैं। ऐसे प्रश्नों में बस ABCD हमें क्या करने होते हैं, तो पढ़ने होते हैं। ध्यान से देखोगे, C है, DEFGHIJ, कोई कॉमन नहीं मिला। OPQRST मिल गए ना, U, NOPNOPQRS मिल गए। भी से बड़ा कोई नहीं है, मत पढ़ो। EFGHI, EFGH खत्म हो गए। RSTUVW, खत्म। TUVWXYZ, यानी 1 2 3 और 1 4 मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही इसके लिए परफेक्ट और उचित आंसर होंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है सर, इनमें से कौन सी दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से 8वें अक्षर या प्रतीक के बाईं ओर 12वां होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी दी गई श्रृंखला के बाएं सिरे से 8वें अक्षर या प्रतीक, तो 8वां अक्षर या प्रतीक ढूंढ लो, के बाईं ओर 12वां अक्षर या प्रतीक होगा। बाएं सिरे से 18 के बाएं 12, तो लेफ्ट से 18 और के लेफ्ट को उसने कहा 12, यानी सेम डायरेक्शन है, यानी लेफ्ट से उसको कितने चाहिए, 6। पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6 डॉलर मिलने वाला है, और डॉलर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हम लोग किसको लगाने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को लगाने वाले हैं। देखिए, सुमित बिंदु एफ से शुरू करता है, डायरेक्शन का प्रश्न है। देखो क्या पूछता है, बिंदु जी से बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। चलना उसने बिंदु एफ से प्रारंभ किया है, आकर के वो रुका है कहां, तो बिंदु जी पे, और अब कह रहा है कि बिंदु जी से बिंदु एफ तक जाना है, इसका मतलब उल्टा काम करना है। तो चलिए हम लोग एफ से शुरू करते हैं। जब एफ बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कहा गया कि ईस्ट में सर आप कितना चल लो, तो 5 किलोमीटर। उसके बाद आप बाएं मुड़ोगे तो आप नॉर्थ में जाओगे और कितना ड्राइव करोगे, 10 किलोमीटर। फिर से आप बाएं मुड़ोगे तो आप वेस्ट में जाओगे, कितना, 8 किलोमीटर। और फिर से आप बाएं मुड़ोगे तो साउथ में जाओगे, कितना, तो 3 किलोमीटर। और अंत में बाएं मुड़ोगे तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब ईस्ट में मुड़ोगे, और कितना चलोगे, 3 किलोमीटर। और किस बिंदु पे पहुंचोगे, तो जी बिंदु पे पहुंच जाओगे। अब जो भी अपोजिट डायरेक्शन है आप उसको काट लो। तो ध्यान से देखना, ईस्ट भी 8 और वेस्ट भी 8, कट गए। नॉर्थ और साउथ अपोजिट है तो कट गए, कितने बच गए, 7। यानी कि अगर एफ से जी तक जाना पड़े तो हम कह सकते हैं नॉर्थ में 7, लेकिन यदि जी से एफ तक जाना पड़े तो नॉर्थ का उल्टा साउथ में 7। तो देख लो, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो हम लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को बनाएंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या है हमारे पास, युथ है। युथ को डी, यू,
डबल बी क्यू लिखे गए हैं और फिर एजेंट को एफ एम एल भी सी लिखे गए हैं। अब पूछे क्या जा रहे हैं, तो कर्वी को कैसे लिखोगे। ध्यान से देखोगे, 25 से अगर 30 जाने पड़े तो 5 बढ़ेंगे, 15 से 21 जाने पड़े तो 6 बढ़ेंगे, और 21 से 28 जाने पड़े तो 7 बढ़ेंगे, 20 से 28 जाने पड़े तो 7 बढ़ेंगे, और 8 से 17 जाने पड़े तो 9 बढ़ेंगे। 8 8 16 1 17। सेम तरीका देख लो, +5 हो गया, +6 हो गए, +7 हो गए, +8 हो गए, और +9 हो गया। सेम काम कर लो, 5 3 जोड़ोगे 8 आएगा। 21 में आपको 6 जोड़ने हैं, तो 21 और 6 27 होंगे, और 27 का मतलब ए आना है। 18 में आपको 7 जोड़ने हैं, तो 18 7 कितने हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे। आपको 22 में 8 जोड़ने हैं, तो 22 8 30, 30 किसके लिए, डी के लिए। और 5 में 9 जोड़ने हैं, तो 9 5 14 यानी कि एन के लिए। HAYDN चाहिए, HAYDN ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे पर्याप्त और सबसे बेस्ट आंसर जाएगा। और अभी 15 दिन का क्लास हो चुका है, ठीक है। ये वाली भंडारा की टाइमिंग 15 दिन और चलेगी, यानी 15 क्लासेस चलेगी, जिसमें हम लोग टाइम को सेम रखेंगे। उसके बाद फिर 7:30 से 8:30 का जो स्लॉट होगा, ये स्लॉट मेरी कंटिन्यू बरकरार रहेगी। हो सकता है मे बी कि उस स्लॉट को हम 8 से 9 के स्लॉट में कन्वर्ट कर दे, जिसमें फिर से हम लोग सारे सेक्टर को मिक्स करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का चयन कर करके काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की सभा यहीं हम लोग बर्खास्त करते हैं। कल अब नेक्स्ट मुलाकात हमारी मंडे को होगी, बिल्कुल नए सेट के साथ। चलिए सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।